दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम हिंदी का एनालिसिस देखेंगे जो पेपर 2 का है और लैंग्वेज 1 है ये। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज 1 पेपर 2। तो इसमें सबसे पहले गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। एक बार इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। कहते हैं, मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्यों ने महसूस किया कि कर्मयोग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्ज्वल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। देखिए 91 क्वेश्चन, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। इस वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? तो इस दौर के लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में कहते हैं कि मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था। ठीक है, और मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। तो कौन से दौर के? 10 से 1000 साल पहले के लोग। ठीक है, देखिए ऑप्शन में बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोगों की, 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की, मानव इतिहास में लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों की, मानव इतिहास में नाम दर्ज करवाने वाले लोगों की। तो देखिए हमने देखा ना ऊपर फर्स्ट लाइन में कौन सा है? 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की लोग सबसे बुद्धिमान थे। तो सेकंड राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए भक्ति योग का महत्व क्या है? भक्ति योग का महत्व क्या है? वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में, कर्मयोग की प्रगति में, ज्ञान योग की प्रगति में। तो भक्ति योग का महत्व देखेंगे पैराग्राफ में। भक्ति योग का महत्व यहाँ पर देखिए सच्ची प्रगति। जब सुदूर अतीत में मनुष्यों ने महसूस किया कि कर्मयोग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। तो कब अपना लिया? जब उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, मतलब ज्ञान योग, कर्मयोग और ज्ञान योग उन्हें जब सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे। सच्ची प्रगति मतलब वास्तविक प्रगति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इसके बाद देखिए यहाँ पर है 93 क्वेश्चन, खाली जगह एवं खाली जगह योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। तो कौन? यहाँ पर देखिए लास्ट सेकेंड लाइन में, यह कर्म और ज्ञान योग का उज्ज्वल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। कर्म और ज्ञान, तो इसमें देखिए कर्म और ज्ञान थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 94 नंबर, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में खाली जगह का महत्व सर्वाधिक है। यहाँ पर किसकी बात कही गई है? मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है। तो गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव इतिहास के इस दौर के लोग बहुत बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है। तो किसकी बात की गई है? कर्मयोग की बात की गई है। आध्यात्मिक, बौद्धिक दृष्टिकोण, ज्ञान योग। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिकता की बात की गई है, वो जो मानव जीवन से संबंधित है। ठीक है, तो सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा।
95 क्वेश्चन देखिए, मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है, कौन सा मार्ग है? भक्ति के मार्ग पर, भक्ति का मार्ग, राज का मार्ग, कर्म का मार्ग या फिर ज्ञान का मार्ग। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा, भक्ति। राज, कर्म और ज्ञान नहीं होगा। इसके बाद देखिए, मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा? ज्ञान का, कर्म मार्ग की या फिर मानसिक विकास की, भक्ति मार्ग की। मैंने आपको बताया था ना कि क्या करना है, आपको शब्द खोजना है। तो इसमें ज्ञान मार्ग की भी बात की गई है इस पैराग्राफ में, अभी आपने पढ़ा। कर्म मार्ग की भी बात की है और भक्ति मार्ग की भी। मानसिक विकास की बात यहाँ पर नहीं की गई है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर। मतलब मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा? मानसिक विकास की आवश्यकता को नहीं समझा। विशेषण विशेष का उदाहरण क्या है? सबसे बुद्धिमान, मानव इतिहास, अधिक तेजी, उज्ज्वल पक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 97। सबसे बुद्धिमान, मानव इतिहास, अधिक तेजी, ये नहीं, उज्ज्वल पक्ष जो है वो विशेषण और विशेष से हो जाएगा, ठीक है। विशेषण क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? निरपेक्ष होगा, अनापेक्ष, सापेक्ष, निरपेक्ष। तो सापेक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा निरपेक्ष, सेकंड राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 99, समूह से भिन्न शब्द है, कौन सा भिन्न शब्द है? साल है, कर्म है, मदद है, फिर तेजी है। तो इसमें जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर, तेजी। तेजी जो है वो समूह से भिन्न है। इसके बाद देखिए 100 to 105 क्वेश्चन। निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। उन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं। अगर लक्ष्य तो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर। चल आगे बढ़, तूफान से ना डर, चल कश्ती उठा, सागर में उतर। है रात अंधेरी फिक्र है, क्या एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। तो देखिए कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होनी चाहिए, स्वप्न देख पाना, धन संपदा का होना, अनुकूल परिस्थितियां होना। देखिए स्वप्न देख पाना, धन संपदा और अनुकूल परिस्थितियां, तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो है वो जो राइट आंसर हो जाएगा कि स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। जिन्हें अपने सपने पाने हैं वे बन जाते वे तो दीवाने हैं, ठीक है। अगर लक्ष्य को साधा है तूने तो पाने की कोशिश तू कर। तो इसमें निष्ठा और इच्छा शक्ति जो होती है वो स्वप्न को पूर्ण करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इसके बाद देखिए 101, जीवन में सुख दुख, आशा निराशा की स्थिति मानव को हरा देती है, मानव को सशक्त बनाती है, सदैव बनी रहती है, सदैव नहीं रहती है। तो सुख दुख और आशा और निराशा जो है ये मानव को और मजबूत बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? मानव को और मजबूत बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं, ताकि वो अपने पथ पे चलते चलते और मजबूत होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर हो सकें। तो इसका राइट आंसर होता है सेकंड। शहर का अर्थ क्या होता है? शहर
देखिए ये शहर जो होता है वो नगर शहर होता है, बट ये शहर जो है इसका अर्थ होता है सुबह। ठीक है। 103 देखिए, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य को के मनोबल को बढ़ाती है? फर्स्ट, घर लक्ष्य को साधा है तूने, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, जिन्हें अपने सपने पाने हैं। तो मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है कि एक दिन आएगी शहर। शहर का अर्थ अभी आपने देखा ना, सुबह, मतलब एक दिन वह सुबह आएगी। यहाँ पर देखिए लास्ट सेकंड लाइन, एक दिन आएगी अपनी शहर। ये क्या करती है? मनुष्य के मनोबल को ऊंचा उठाती है कि अपने पथ पर चलते रहो और कार्य करते रहो, बिल्कुल भी हिलो नहीं, और इससे क्या होगा? कभी ना कभी हमें सफलता प्राप्त होगी। एक दिन आएगी अपने शहर, मतलब एक दिन ऐसी सुबह आएगी जब हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड नंबर हो जाएगा। कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? कविता के मुख्य स्वर में जो साधा है तूने, एक दिन आएगी, है रात अंधेरी, सागर में उतर। तो यहाँ पर देखिए, गर लक्ष्य जो साधा है तूने, ठीक है, यहाँ पर लक्ष्य की बात की गई है, तो ये ही जो होता है वो वाक्यांश उचित हो जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट। फिक्र का समानार्थी क्या होगा? फिक्र, चिंता, ठीक है, सेकेंड नंबर राइट हो जाएगा, चिंता। चीता नहीं, डरना, चुनौती नहीं, राइट आंसर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षार्थी क्या करती है, इस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। क्या? संदर्भ सामग्री की मदद लेना, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति, विन्यास पर ध्यान देना, या फिर अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना। तो देखिए, शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन करें। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। अगर अर्थ नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेगी? वो संदर्भ सामग्री की मदद भी लेगी और विन्यास पर भी ध्यान देगी। तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसको आंसर के आने के बाद आप देख लीजिएगा। इसमें ये फर्स्ट और थर्ड इनमें से एक राइट हो सकता है, ठीक है। अगर हमें अर्थ नहीं समझ में आ रहा तो हम बार बार संदर्भ को पढ़ेंगे, संदर्भ की मदद लेंगे, तो इससे हमें जो है आ सकता है अर्थ का समझ। और विन्यास, शब्दों को तोड़ तोड़ कर, ठीक है, उस पर ध्यान देना। मतलब अगर एक वाक्य है तो उस वाक्य को विन्यास करके उसके अर्थ, उसको अलग अलग करके हम उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखिए, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो पाठ्यवस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता में, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, शिक्षार्थियों के भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु, शिक्षार्थी को अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। पाठ्यवस्तु के मुख्य बिंदु का सारांशीकरण करना, ये योग्यता ये जो है निदान में नहीं आती है। और उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध कैसे करेंगे? निदान क्या होता है? जैसे हमें मतलब बच्चे को कुछ कठिनाई हो रही है तो उस कठिनाई में क्या करना? उसमें उसका सहायता करना, उसकी कठिनता को दूर करना, यही होता है निदान। तो क्रम में श्रेणी क्रम करना, तो इसमें जो है निदान नहीं होगा। भाषा, विद्यार्थी के भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु, जो उसके कमज़ोर और मजबूत बिंदु हैं उनको क्या किया जाता है? उनका निदान किया जाता है। कि जैसे उनके कुछ कमज़ोर पक्ष हैं तो क्या करेंगे? आप उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ठीक। कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, टीचर ऐसा क्या कर सकता है कि उसे अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उसका निदान करके, उपचार करके उसको
ऐसी युक्ति बताएं, ऐसा तरीका बताएं जिससे वो उसका जो कमज़ोर बिंदु है वो और मजबूत हो जाए। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा 3rd नंबर। शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचाना है, इसमें निदान नहीं, वो खुद से पहचान रहा है ना गलतियों को। इसके बाद देखिए, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? भाषा का वह स्तर जहाँ पर विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है, बहुसंवेदी, अधिगम, अनुभव, दैनिक वार्तालाप की भाषा, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा। तो निपुणता परीक्षण जो है, मतलब ऐसा क्या किया जाए कि बच्चा जो है वो पूरी तरह से निपुण तो है, लेकिन उसका परीक्षण कैसे किया सकता है कि ये निपुण है। तो उसमें क्या करेंगे, भाषा का वह स्तर जहाँ पर विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है, ठीक है, उसका आकलन करेंगे कि बच्चा उसको किस तरह से अपने जहन में, अपने संज्ञान में उसको रख रहा है। ठीक, तो उस स्तर पर पहुंचकर हम क्या करेंगे, उसका आकलन करेंगे। बहुसंवेदी अधिगम, दैनिक वार्तालाप, रोज रोज वार्तालाप करके नहीं, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा से नहीं। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी से भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, पाठ्यवस्तु की समीक्षा लिखना, उनकी विस्तृति का परीक्षण करना, सहपाठी पृष्ठकोण। तो अगर सहपाठी पृष्ठपोषण सभी साथ में जो है मिलकर कार्य करेंगे, या फिर उनकी स्मृति का परीक्षण, मतलब स्मृति मतलब उन्होंने क्या क्या याद करके रखा है उसका परीक्षण करेंगे, या फिर पाठ्यवस्तु की समीक्षा करना, मतलब उन्होंने जितना पाठ पढ़ा है उसकी समीक्षा करना। टॉपिक के प्रति रुचि, तो देखिए यहाँ पर रुचि शब्द जो है, बच्चा जब रुचि उत्पन्न करता है तब वो सृजनात्मकता का विकास होता है, तब उसके, और वो अच्छे से जो है पाठ को जब वो रुचि से पढ़ता है तब वो उसका कंक्लूज़न अच्छे से निकाल सकता है। तो इसमें कह रहा है कि विद्यार्थी समूहों में विभाजित किया गया है। उसके बाद हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा है। तो अगर वो प्रश्नोत्तरी में भाग लेंगे तो उससे क्या होगा कि उनका जो पूर्व ज्ञान है वो पहले के ज्ञान को जो है वो बोल पाएंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उन्हें हाथी के बारे में पहले से क्या क्या पता है, और फिर जो है उनमें रुचि उत्पन्न होगी। तो जब रुचि उत्पन्न होगी तब वो उसको और अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1st नंबर। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? समाधान खोजने के लिए कहना, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4th नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है ऐसे उद्यमी विद्यार्थी, मतलब हम पहले तो उनके बारे में जो है खोजेंगे ना कि वो किस तरह के विद्यार्थी हैं, मतलब एकदम निम्न स्तर के हैं या फिर एकदम जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वैसे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उन विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 4th नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, विद्यार्थी किस विचार बिंदु पर मानस संबंध करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? पठन कौशल, लेखन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल। तो इसमें विद्यार्थी क्या कर रहा है? मानस मंथन, अपने मतलब मन का मंथन कर रहा है, विचार का मंथन कर रहा है। ठीक है, संयोजन कर रहा है, प्रारूपण और संपादन, मतलब उसके पास जो भी चीज़ें हैं उसको संपादन कर रहा है, लिख रहा है वो। अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति और अभ्यास भी कर रहा है। कैसे? संपादन करते हुए, लिखते हुए वो उसका विकास कर रहा है। तो इसलिए ये लेखन कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। 2nd राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए,
112 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। सही बात है। समालोचनात्मक चिंतन जो है वो पठन और लेखन का उपकौशल है। तो पठन और लेखन कौशल जो है वो प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात की गई है, समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। जब आपको पढ़ना और लिखना इन दोनों का ज्ञान रहेगा तभी तो आप किसी चीज़ की समालोचना कर पाओगे ना, कि इस टॉपिक में किस तरह की बात की गई है, किस तरह की कितनी अच्छाइयाँ कितनी बुराइयाँ हैं, इसका जो है चिंतन आप तभी कर पाओगे जब आपको पठन और लेखन कौशल में आप निपुण होगे। और इसके बाद देखिए, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। सही बात है। चिंतन जब हो समालोचनात्मक चिंतन जो होता है वो पठन और लेखन का उपकौशल है। तो इसमें जो है राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। भाषाई कौशल सीखने की सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है? चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद करना। ड्रिल ये सब जो है भाषाई कौशल में ये निगेटिव हैं। समावेशित युक्तियों के माध्यम से केवल लिखित, तो केवल भी निगेटिव हो गया, इसको भी हम कट कर देंगे। एक समय पर एक ही कौशल नहीं, एक ही कौशल पर ध्यान देकर ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें जो राइट होगा उसमें समावेशित युक्तियाँ, मतलब जो भी युक्तियाँ उसमें समावेश की गई हैं उनके माध्यम से हम भाषाई कौशल सीखने में जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। ये सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है भाषाई कौशल सीखने का। 114 विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो। कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। पाठ्यवस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोला या घेरा लगाओ। तो यहाँ पर वर्णनात्मक कौशल की बात की गई है, ठीक है। तो वर्णनात्मक कौशल में क्रिया और विशेषण शब्दों केवल एक जो है गोला या घेरा लगाने से ही जो है वर्णनात्मक कौशल का विकास होगा। नहीं, कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो। देखिए, ये पूरी तरह से तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये सारे गलत हैं, बट इसमें जो सबसे उपयुक्ततम है, ठीक है, जो एकदम सटीक आंसर है, हमें वो देखना है। तो इसमें वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग सीखा है या नहीं, ये जानने के लिए, इसका आकलन करने के लिए अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों को एक ऐसी घटना के बताएगा, उनके साथ एक ऐसी घटना साझा करेगा जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो, वो एकदम सरप्राइज हो गए हों, ठीक है। तो उसकी तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, आकर्षित होंगे। ऐसी चीज़ें जो उन्हें अचंभित बना देती हैं, बच्चे जो है उसको जो है बहुत अट्रैक्टिव होके सुनते हैं, बहुत ध्यान मग्न होके सुनते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उनका वर्णनात्मक कौशल में विकास होता है, वो उनका प्रयोग अच्छे से आसानी से सीख जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इसके बाद देखिए 115 कक्षा 7 के अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। यह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? गहन पठन, विस्तृत पठन, निर्देशित पठन, साझा पठन। वो क्या कर रही है? पाठ्य पुस्तक को इंक्लूड कर रही है, ठीक। इसके अलावा वह अन्य पुस्तकों के पठन को भी जो है सुलभ कर रही है, ठीक। वो दो चीज़ों को क्या कर रही है? साझा कर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, साझा करना। इसके बाद देखिए 116 प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा,
ठीक, कैसा कि पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। निगेटिव आपको ढूंढना है इसमें। देखिए, प्रासंगिक नहीं है। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, बिल्कुल ये सही बात है, होनी चाहिए। विद्यार्थियों का स्तर भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस कक्षा के हैं। बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। उसी के अनुरूप तो आप कक्षा में जाकर पढ़ाओगे, तो ये जो है राइट हो जाएगा। बट थर्ड नंबर देखिए, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। तो ये जो अवधारणा जटिलता और गहनता, ये वैसे भी नेगेटिव शब्द हो जाते हैं, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। कि सामग्री की अवधारणा कैसे जटिल और गहन होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये निगेटिव है, तो इसलिए थर्ड राइट हो जाएगा। 117 अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किया। ठीक, कि आप इन चीज़ों को प्रयोग कर सकते हो। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास, अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट, चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल, उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति। ये सारे ऑप्शंस जो हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से गलत है, बट देखिए इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वो हो जाएगा थर्ड नंबर। कि कैसे बच्चा जब किसी चीज़ को पढ़ रहा है तो कितना उसके बारे में वो पूर्वानुमान लगा रहा है, और उसके बाद कितना सीख रहा है, सीखने के बाद जब वो उसका रिज़ल्ट कितना दे रहा है, तो ये आकलन जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल, थर्ड राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, एक अध्यापक ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। ठीक, शीर्षक के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अभ्यास पर आधारित है। ठीक, पाठ्य पुस्तक में कोई एक चैप्टर है, ये फिल्म जो है उसी पे आधारित है। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? श्रवण युक्तियाँ, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियाँ, पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा करना, सक्रिय रूप से देखना और सुनना। सक्रिय रूप से देखना और सुनना ठीक है। अभिनय संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियाँ, अभिनय की सराहना ठीक है, या फिर समीक्षा करना, ये भी ठीक है। फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है इसमें है कि श्रवण युक्तियाँ या फिर सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। श्रवण युक्तियाँ, सुनने में वो क्या क्या युक्तियाँ, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो ध्यान से सुन रहे हैं। और सक्रिय रूप से देखना, एकदम ध्यानमग्न होकर, सक्रियता उसमें अपने ताकि वो बाद में जो है वो देखने के बाद अपने विचार भी प्रकट कर सके। अगर वो इधर उधर ध्यान भटकाएंगे तो वो सक्रिय रूप से नहीं देख पाएंगे ना। और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें ऐसा प्रोत्साहन देना कि वो अपनी भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर सके। तो इसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं और बच्चा क्या है, सक्रिय है इसमें। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें बच्चा जो है वो एकदम कार्य को करने में सक्रिय हो। तो इसमें फर्स्ट जो है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 119, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है।
और आर क्या कह रहा है कि उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित है। तो देखिए ए तो सही है कि बच्चा जो है संज्ञा की अपेक्षा क्रिया पहले वो करना सीखता है, उसके बाद संज्ञाओं को सीखेगा वो, ठीक। इसके बाद देखिए सेकंड आर में क्या कह रहा है कि उसकी शब्द संपदा, अब बच्चा बड़ा हो गया है, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा है ये। और इसमें देखिए वो शब्द संपदा, उसकी शब्द संपदा सीमित नहीं है, उसने अगर उसकी शब्द संपदा सीमित होती तो वो संज्ञा और वर्ब का यूज़ कैसे कर पाता। तो इसमें जो सेकंड हो जाता है वो रॉन्ग हो जाएगा, और मतलब आर तर्क रॉन्ग हो जाएगा और अभिकथन जो है वो राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। 120 एक बालक अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है, ठीक, अपनी मम्मी के साथ वो चीज़ें शेयर करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है, उसकी प्राथमिकता को पहचान कर उसकी प्राथमिकता की पहचान करती है। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं देखकर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अधिक अच्छी तरीके से याद कर लेती हूँ। अगर वो जो है नकल करती है, किसी की नकल करके कार्य करती है, तब ये तो निगेटिव हो जाएगा। और मैं जब देखता हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेता हूँ, देखकर नहीं। और सुनकर, जब मैं सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें जो सबसे राइट होगा कि वो करके सीख रही ना, जब मैं कुछ करती हूँ, इसमें क्या कर रही, केवल देख रही है, इसमें सुन रही है केवल, और इसमें नकल कर रही है। लेकिन जब बच्चा किसी चीज़ में इन्वॉल्व होकर कार्य करता है, खुद से करके सीखता है, तो वो उसको अच्छे से समझ पाता है। तो जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। तो अभी आपके कुल 30 क्वेश्चंस हो गए हैं, जो लैंग्वेज 2 मतलब पेपर 2 का लैंग्वेज 2 था, हिंदी का पेपर था ये पूरा, इसका एनालिसिस कर दिया है। अभी 1-2 क्वेश्चंस इसमें जो डाउट में है वो आंसर किए आने के बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा और बताइएगा कि कितने मार्क्स आपको मिले। कमेंट में कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आगे आपको सुपर टेट की क्लासेस मिलेंगी थोड़े टाइम में, और टीईटी की भी तैयारी करवाई जाएगी। आपने देखा होगा कि हम और हमारी टीम कितने अच्छे से कार्य कर रहे हैं आपके लिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो सटीक थे, जो आपके एग्ज़ाम में भी आए हैं। हमने ऐसे भी आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।